Assalamu alaikum, all of you. I hope you all are doing well. As you know that I had started the lecture series which are related to general science, gender studies. So yes, हमने फर्स्ट सेगमेंट को बहुत डीपली अच्छे तरीके से किया, शॉर्ट आंसर्स किए, हमने जार्गन्स देखे, हमने ब्रीफली भी देखा, कॉम्प्रिहेंसिवली भी देखा, ओके इन डिटेल भी देखा। तो ये सारे नोट्स आपको या ये सारी चीजें जो हमने फर्स्ट लेक्चर में या फर्स्ट सेगमेंट में जितने भी लेक्चर्स अवेलेबल हैं उनमें हमने कंप्लीट किए हैं। तो वो आपको पता होगा, और आप जो है वो अगर न्यू हैं तो वो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की जो क्लास होगी वो टोटली डेडिकेटेड होगी सेकंड सेगमेंट जो है या सेकंड सेक्शन कहें जेंडर स्टडीज का। ओके, सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर है, जिस जो ये जितने भी टॉपिक्स होंगे उसमें डिस्कशन जो होगी वो डिस्कशन होगी सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ जेंडर, कैसे हिस्ट्री में कंस्ट्रक्शन हुई है जेंडर की, प्रॉब्लमेटाइजिंग द कैटेगरी ऑफ सेक्स, क्वेयर थ्योरी जो हम लोग पढ़ते हैं, सेक्स सोशली डिटरमिन्ड टू। ये डिबेट बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट डिबेट होती है जो आपको मैं जरूर करवाऊंगी। मैस्कुलिनिटीज एंड फेमिनिटी, ओके, नेचर वर्सेस कल्चर की डिबेट। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो इस फर्स्ट सेगमेंट को फर्स्ट आई मीन टॉपिक को कवर करेगा। सेकंड सेक्शन का फर्स्ट टॉपिक हम लोग करेंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि हिस्टोरिसाइजिंग द कंस्ट्रक्शनिज्म इन जेंडर स्टडीज अ ग्लोबल पर्सपेक्टिव। ओके, इसमें हम लोग जो है वो देखेंगे कि हिस्ट्री में, ओके, कैसे हिस्ट्री की टाइमलाइन उठा के देखेंगे। ओके, द हिस्टोरिकल टाइमलाइन ऑफ थ्योरी दैट सोसाइटी इन्वेंट्स जेंडर, जिसमें सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट आ जाता है कि कैसे सोसाइटी ने जेंडर को इन्वेंट किया है इनसाइड द एकेडमिक फील्ड ऑफ जेंडर स्टडीज यूजिंग आइडियाज फ्रॉम थिंकर्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड। अब जितने भी थिंकर्स हैं जो सोचते थे, जिन्होंने इसके बारे में आर्ग्यूमेंट्स दिए, कैसे जो है वो कंस्ट्रक्शन हुई है जेंडर की टाइम टू टाइम। इसीलिए इस नाम से ही आपको पता लग गया होगा कि हिस्टोरिसाइजिंग कंस्ट्रक्शनिज्म जो है वो जेंडर की, ओके, सोशल कंस्ट्रक्शन जो आप कहते हैं, या इनसाइड द एकेडमिक फील्ड में कैसे जो है वो जेंडर स्टडीज इवॉल्व हुआ है और थिंकर्स जो हैं वो क्या सोचते हैं, हम लोग इसमें ये कवर करेंगे। ओके, if I'll give you the example, then instead of just looking at what gender means today, we are opening a history book, right? What we are doing? We are opening a history book to see exactly when, where, and how global professors started writing down these ideas. Are you getting my point? It means that in simple words, अगर मैं आपको simple words में बताऊं तो मेरे इस टॉपिक को कवर करने का मकसद ये है कि हम लोग देखेंगे हिस्ट्री बुक से कि कैसे, कब और अम, कहाँ पे जो ग्लोबल प्रोफेसर्स थे उन्होंने इसके बारे में क्या आइडियाज दिए, या कैसे हिस्ट्री ने कंस्ट्रक्ट किया है जेंडर स्टडीज को। ओके, अब अगर मैं इंट्रोडक्शन पे आऊं तो फर्स्ट लाइन अगर हम लोग देखें इंट्रोडक्शन की, राइट, the academic shift from biological determinism. Okay, the academic shift from biological determinism, the belief that anatomy dictates social roles, to social constructionism, fundamentally redefined gender studies. It means that, in simple words, in universities, experts used to believe your body parts decide your destiny. Biological determinism. What does it mean? What I just said? I said that जो यूनिवर्सिटीज के एक्सपर्ट्स थे वो ये बिलीव करते थे कि जो बॉडी
पार्ट्स होते हैं ना, जेनेटिकल ऑर्गन्स जो होते हैं आपके, ओके, 6 ऑर्गन्स, ओके, बायोलॉजिकल मेकअप जो आपका होता है, वो क्या करता है, वो डिसाइड करता है आपकी डेस्टिनी को। इस फर्स्ट लाइन का मतलब ये है, बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म जो होते हैं, द बिलीफ दैट एनाटॉमी, ओके, एनाटॉमी डिक्टेट्स सोशल रोल्स। पहले जो लोगों की थिंकिंग होती थी वो बताई जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता मॉडर्निज्म की तरफ हम लोग आएंगे, मॉडर्न आइडियाज को देखेंगे कि वो कैसे इवॉल्व हुए हैं। बट पहले क्या समझा जाता था कि एक्सपर्ट्स यूज्ड टू बिलीव योर बॉडी पार्ट्स डिसाइड योर डेस्टिनी, मींस बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म डिसाइड योर डेस्टिनी। Changing this view to society teaches us how to act, means social constructionism completely revolutionized how we study men and women. Okay, are you getting my point? ये जो रीडिफाइन लिखा हुआ है ना, ये रीडिफाइंड का मतलब ये है कि पहले तो ये था कि ये समझा जाता था कि ये जो बायोलॉजिकल आपके ऑर्गन्स होते हैं एट द बर्थ, जब जो आपको असाइन होते हैं, या जिसकी बेसिस पे हम लोग ये देखते हैं कि ये मेल है या फीमेल है, वही आपकी डेस्टिनी को डिफाइन करते थे। बट जो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म फंडामेंटली जो है, सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म पे जब हम लोग बात करेंगे तो उसने रीडिफाइंड किया है जेंडर स्टडीज को आहिस्ता आहिस्ता। समझ रहे हैं? सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म मीन्स सोसाइटी में जो नॉर्म्स होते हैं, जैसे रिवोल्यूशनाइज करते हैं ये सारी चीजें, मतलब आपकी थिंकिंग पैटर्न चेंज होता है, आपके जो आई I मीन mean, आइडियाज होते हैं, आप जिस जिस इन्वायरमेंट में बड़े होते हैं ना, तो उसके अकॉर्डिंग ये क्या होते हैं, बड़े होते हैं। इफ आई गिव यू एन एग्जांपल, ओके, ओल्ड व्यू, if I'll tell you about the old view, about the determinism, okay, women are naturally born to clean the houses because they have a uterus. न्यू व्यू क्या कहता है कि कंस्ट्रक्शनिज्म, जो कंस्ट्रक्शनिज्म का व्यू है वो कहता है कि क्लीनिंग इज द जॉब ऑफ एनीवन, ओके, एनीवन कैन लर्न, सोसाइटी सिंपली ट्रेन्स women to do it. आर यू गेटिंग द पॉइंट? पहले ये होता था कि अकॉर्डिंग टू द सेक्सुअल ऑर्गन्स ये कहा जाता था कि ये वुमेन है, तो ये क्या करेगी, ये हाउस को क्लीन करेगी, ये बॉर्न ही हुई है कि ये क्लीन करे हाउस को, घर को साफ रखे। बट जो कंस्ट्रक्शनिज्म का न्यू व्यू है वो कहता है कि क्लीनिंग जो है वो सबका काम है, ये हर किसी का काम है सोसाइटी। पर फिर भी ये ट्रेन ऐसे हुई है हमारी सोसाइटी के, उनके माइंड में ये डाला गया है कि ये सिर्फ काम जो है ना वो ये वुमेन का है। आई थिंक ये आपको फर्स्ट लाइन बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी कि ये डिबेट किस बारे में है। ओके, social constructionism argues that gender roles, behaviors, and the meanings attached to sex are not natural or truths, fixed truths, but are instead concepts created, maintained, and institutionalized by the society. आपको समझ आया कि ये बोलना क्या चाह रहे हैं? It means that this theory says that rules about how men and women should behave and what if even means to be male or female are not biological facts. They are ideas made up by humans, kept alive by culture, and built into regular laws. Are you getting my point? It means that ये जो आपके रूल्स हैं मेन एंड वुमेन के बारे में कि कैसे बिहेव करना है, ओके, मेल एंड फीमेल को, ये बायोलॉजिकल फैक्ट्स नहीं है। दीज आर नॉट द बायोलॉजिकल फैक्ट्स। जैसे इसमें देखें ये कहा गया है कि मीनिंग्स अटैच टू सेक्स आर नॉट नेचुरल, राइट?
दे आर नॉट बायोलॉजिकल फैक्ट्स, पर ये आइडियाज हैं. they they are instead the concepts. It means these are the ideas created, maintained, and institutionalized by the societies. Okay, it means that these are the ideas made up of humans, kept alive by culture, and built into regular laws. अब ये कैसे बिहेव करना है, क्या करना है, ओके, और क्या आपको एक रोल्स क्या हैं आपके, ये आपकी जो बायोलॉजिकल सेक्स होता है, आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वो नहीं बताते, बायोलॉजी नहीं बताती, बट कैसे ये डेवलप होते हैं ये आइडियाज, इनको इंसानों के दिमागों में डाला जाता है, इनको जिंदा रखा जाता है कल्चर के अकॉर्डिंग, बिल्ड किया जाता है इनको रेगुलर लॉज की तरह. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? इट मीन्स ये हमारी सोसाइटी की अपनी बनाई हुई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है बाय आवर सोसाइटी, मेंटेन्ड की गई हैं, या हम लोग कहें कि जिंदा रखी गई हैं. ओके, या मेंटेन की गई हैं, या इंस्टीट्यूशनलाइज की गई हैं, या हम लोग कहें बिल्ट की गई हैं. ओके, या अलाइव रखी गई हैं कल्चर कल्चर के द्वारा. ओके, अब आपने ये जरूर देखा होगा कि मोस्टली फैमिलीज में क्या होता है, एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो ब्लू इज फॉर बॉयज एंड पिंक इज फॉर गर्ल्स. सो how it is created, who told this is not a law of science, right? This is not a law of science. It is a social concept that toy stores and clothing brands keep alive, right? ये जो है वो एक सोशल कॉन्सेप्ट है कि भाई जो ब्लू है वो बॉयज के लिए है और पिंक जो है वो गर्ल्स के लिए है. ये कोई लॉ नहीं है साइंस का, बट ये सोशल कॉन्सेप्ट है. ये जो टॉय स्टोर होता है या क्लोथिंग ब्रांड होते हैं उनको ये अलाइव रखता है. इट मीन्स इट्स सोशली कंस्ट्रक्टेड, राइट? आपको ये लाइन भी सही से समझ आ गई होगी क्योंकि मैंने इसमें आपको एग्जाम्पल भी दिया कि ये चीजें सारी कंस्ट्रक्टेड हैं. ओके, these meanings are produced through cultural norms, institutions, and repeated social practices, right? It means that these ideas about gender are created by everyday social expectations, powerful organizations like schools or churches, and habits we repeat daily, right? ये जो हम लोग सोशल प्रैक्टिसेस डेली कर रहे होते हैं ना, हमारी जो हैबिट्स होती हैं, ये जो हमारे इंस्टीट्यूशंस हो गए, स्कूल्स हो गए, चर्चेस हो गई, फैमिली हो गया, ओके, हमारे जो कल्चरल लॉज होते हैं, ओके, सोशल एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो ही क्रिएट करते हैं जेंडर को, प्रोड्यूस करते हैं, ओके, कल्चरल नॉर्म्स को. आर यू गेटिंग अ पॉइंट? सो आपने ये देखा होगा, फॉर एग्जांपल स्कूल के यूनिफॉर्म का मिसाल हम लोग देते हैं कि व्हेन स्कूल में गर्ल्स वेयर स्कर्ट्स एंड बॉयज वेयर ट्राउजर्स, the school and institution is actively producing and enforcing a gender rule through daily practice. Got it? What does it mean? जब आप स्कूल में जाते हैं ना और आप ये देखते हैं कि गर्ल्स ने स्कर्ट्स पहनी हैं और बॉयज ने ट्राउजर्स पहने हैं, तो ऐसी ये चीजें जो होती हैं ना, ये हमें सिखा रही होती हैं कि हमारे जो स्कूल्स हैं, हमारे जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो प्रोड्यूस कर रहे हैं या इन्फोर्स कर रहे हैं जेंडर रूल डेली प्रैक्टिसेस से, राइट? अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन पे. To properly understand this framework, it must be historicized by tracing its intellectual development across global scholars. It means that to truly master this theory, we cannot just look at it
is a modern idea. We must look at its history and make out how it grew step by step through books written by international researchers. Right? प्रॉपरली अंडरस्टैंड करने के लिए इस फ्रेमवर्क को, इस आइडिया को, इस थ्योरी को हमें क्या करना पड़ेगा? हमें हिस्ट्री में जाना पड़ेगा। ओके, इंटेलेक्चुअल्स जो डिबेट हैं स्कॉलर्स की या डेवलपमेंट्स हुई हैं उनको खोलना पड़ेगा। ग्लोबल स्कॉलर्स क्या कहते हैं, हिस्ट्री क्या कहती है, या हमारा मैप क्या कहता है, उसको हम लोग उठा के देखेंगे। इंटरनेशनल रिसर्चर्स क्या कहते हैं, उनका क्या क्या राय है उनकी इसके बारे में, उससे हमें पता चलेगा कि कैसे कंस्ट्रक्शनिज्म हुई है जेंडर स्टडीज की। ओके, फॉर एग्जांपल, it is like studying the history of smartphone. You can, or you need to look back at the old dial-up phones and early cell phones to understand why the iPhone exists today. Are you getting my point? बोलने का मकसद ये है कि हम लोग अगर किसी मोबाइल को ही उठा के देखें या सेल फोन को उठा के देखें, स्मार्टफोन को उठा के देखें, तो वो पहले जब आई थी, when we were in 1 2, तो हमने जो फोन्स देखी थी, पहले तो लैंडलाइन पे बात हो रही होती थी। ओके, लोग लैंडलाइन यूज करते थे, पीसीओज होते थे। ओके, बट क्या हुआ, आहिस्ता आहिस्ता जो बटन्स वाली मोबाइल होती थी, टिक टिक वाली, अभी तक भी कुछ लोगों के पास वो छोटी मोबाइल फोन्स होती हैं, वो आने लगी। एंटीना वाली मोबाइल्स आती थी, जैसे मोटरोला की फोन आती थी जो फोल्ड होती थी। तो आहिस्ता आहिस्ता हिस्ट्री में जैसे मोबाइल फोन्स की इन्वेंशन हुई, उन उसमें इम्प्रूवमेंट आई, वैसे ही सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म ऑफ जेंडर भी इवॉल्व हुआ है। ओके, अब आ जाते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। एग्जामिनिंग राइटर्स फ्रॉम यूरोप, North America, and the Global South shows how essentialist understandings of gender were challenged and replaced by the ideas of gender as a fluid and socially produced construct. Okay, it means that by reading authors from different parts of the world, we can see how the old rigid idea that gender is fixed at birth, एसेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट क्या है कि जेंडर जो है वो फिक्स्ड है बर्थ के टाइम पे। ओके, जेंडर इज अ फिक्स्ड एट बर्थ, उसे हम कहते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियलिज्म, राइट, was defeated and replaced by the modern view that gender is flexible and made by the society. It means that पहले ये होता था, पहले ये समझा जाता था कि जेंडर जो है वो फिक्स्ड होता है बाय बर्थ, जेनिटल ऑर्गन्स की बेसिस पे सब कुछ डिसाइड कर लेते थे लोग। गर्ल होगी तो ये काम करेगी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी, ये रोल्स होंगे गर्ल के। ओके, तो ये सारे एग्जामाइन करेंगे जब हम लोग राइटर जो थे यूरोप के, नॉर्थ अमेरिका के, ग्लोबल साउथ के, तो वो हमें ये शो करेंगे कि कैसे एसेंशियलिज्म मींस जेंडर इज फिक्स्ड, ओके, एट बर्थ। कैसे एसेंशियलिज्म अंडरस्टैंडिंग जो है जेंडर की चैलेंज की गई या रिप्लेस की गई, या आप ये कहें कि डिफीट की गई बाय द आइडिया ऑफ जेंडर एज अ फ्लूइड। इट मींस जेंडर इज फ्लेक्सिबल एंड मेड बाय द सोसाइटी। जेंडर क्या है, ये जेंडर जो है, जेंडर इज पहले कहा जाता था कि जेंडर फिक्स्ड है, बट जो सोशल कंस्ट्रक्शनिज्म का कॉन्सेप्ट है वो कहते हैं कि नो, जेंडर इज नॉट फिक्स्ड। इस चीज को उन्होंने चैलेंज किया। ओके, और मॉडर्न सोसाइटी ये व्यू करती है कि जेंडर इज फ्लेक्सिबल एंड मेड बाय द सोसाइटी। अब इसका अगर आप जो है
एग्जाम्पल उठा के देखें हम लोग हिस्ट्री का, तो जो फ्रेंच philosophers from 1949 with a Nigerian sociologist from 1997 shows a global chain reaction of thinkers dismantling old stereotypes. अगर हम लोग कंपेयर करें ना फ्रेंच philosophers को 1949 के विद नाइजेरियन सोशलिस्ट के साथ 1997 में, वो शो करेगा कि ग्लोबल चेन रिएक्शन है थिंकर्स का जो डिसमेंटलिंग करता है ओल्ड स्टीरियोटाइप्स की। ओके, आहिस्ता आहिस्ता लोगों में शऊर आएगा, तो लोग क्या करेंगे, अपनी जो प्रीवियस नॉलेज है उसमें वो अल्टरकेशन करेंगे। अब ये मैंने आपको एग्जांपल ऑलरेडी दे दिया था कि women are naturally born to clean the houses, okay, but जो कंस्ट्रक्शनिज्म है वो कहता है कि cleaning is job of anyone, okay, and can anyone can learn, society simply trains women to do it। न्यू व्यू जो है कंस्ट्रक्शनिज्म का वो है क्लीनिंग जो है वो किसी की भी जॉब हो सकती है और सारे लर्न कर सकते हैं, सोसाइटी के को क्या करना पड़ेगा, ट्रेन करना पड़ेगा वुमेन को। ओके, ये मैंने आपको समझाया है पहले भी। अगर मैं आपको हिस्ट्री के बारे में बताऊं, तो हिस्टोरिकल trajectory of gender concepts. It means that the historical timeline and path of how human ideas about gender changed over the time. Okay, इसमें ये हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जो हिस्टोरिकल टाइमलाइन है या हिस्टोरिकल ट्रजेक्ट्री है या पाथ है, कि कैसे ह्यूमन आइडियाज जो हैं वो चेंज हो रहे हैं टाइम टू टाइम। ओके, हिस्टोरिकल ट्रेजेक्टरी ऑफ जेंडर कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बताया कि इसमें हम लोग हिस्टोरिकल टाइमलाइन देखेंगे या पाथ देखेंगे कि कैसे ह्यूमन आइडियाज जेंडर के बारे में जो है वो चेंज हुए हैं ओवर द टाइम पीरियड टू द मिड 20th century। ओके, mainstream medical and academic institutions largely operated under biological essentialism, which viewed male and female roles as a fixed by nature। अब ये तो बहुत ज्यादा क्लियर है कि पहले जो था ये 20th सेंचुरी या 1950s की बात हो रही है, बिफोर द 1950s। ओके, तो उसमें ये क्या ये समझा जाता था, मोस्टली अगर हम लोग कहें कि मोस्ट रेगुलर डॉक्टर्स and university professors genuinely believed that men and women had strictly fixed roles because nature or biology designed them that way। राइट, एसेंशियलिज्म का कॉन्सेप्ट। आर यू गेटिंग पॉइंट? कि जितने भी इंस्टीट्यूशंस होते थे हमारे, या जितने भी हमारे डॉक्टर्स हो गए, तो या प्रोफेसर्स या यूनिवर्सिटीज में जो लोग होते थे, जो स्कॉलरली एरिडाइट समझे जाते थे कि ये नॉलेजेबल लोग हैं, वो एसेंशियलिज्म के कॉन्सेप्ट को, जो बाय बर्थ के कॉन्सेप्ट का जो कॉन्सेप्ट था, सेक्सुअल ऑर्गन्स का, जेनिटल ऑर्गन्स का जो कॉन्सेप्ट था कि अगर मेल है तो उसका रोल ये फिक्स्ड है, अगर फीमेल है तो उसका रोल भी क्या होगा, फिक्स्ड होगा बाय नेचर। हाउएवर, हाउएवर आगे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाउएवर इट मींस, इन सिंपल वर्ड्स अगर मैं कहूँ तो डॉक्टर्स इन दी 80s 1800s, ओके, वो क्या समझते थे, 1800s में आर्ग्यू करते थे कि women should not get a university education because studying would take energy away from their reproductive organs। Are you getting a point? वो ना सिर्फ एसेंशियलिज्म पे बिलीव करते थे, बट उनकी एक दकियानुसी, एक किस्म की, एक क्लीशे किस्म की, आउटडेटेड किस्म की ये थिंकिंग होती थी कि अगर यूनिवर्सिटीज में औरतें आएंगी या अगर वो एजुकेशन में आएंगी या वो पढ़ेंगी तो उनकी एनर्जी जो होगी वो कम हो जाएगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स
जो उनका रिप्रोडक्टिव फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। ओके। However, socio-political movements of mid-1900s, including second wave of feminism and anti-colonial struggles, उन्होंने क्या किया? Challenged these assumptions and forced scholars to reconsider whether the human behavior was determined by biology or shaped through the social and the historical process. अब ये उस टाइम की बात हो रही है, सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जब चला था, या सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट्स जब नहीं थी, ना सिर्फ सोशल मूवमेंट्स बट पॉलिटिकल मूवमेंट्स, मतलब जो डिफरेंट कॉलोनीज थी जो ब्रिटिश के अंडर में थी, उस टाइम क्या हो रहा था? एजिटेशंस हो रही थी। सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट्स ऑफ मिड 1900s की बात हो रही है, which include second wave of feminism and anti-colonial struggles की बात हो रही थी उस टाइम। उन्होंने क्या किया? चैलेंज किया इस अजम्पशन को। ओके, कि जो ये अजम्पशन क्या थी कि आप इस चीज को रिकंसीडर करें, जो आप कह रहे हैं ना कि बिहेवियर वाज डिटरमिन्ड बाय बायोलॉजी, तो उस पे इन्होंने इनको कहा कि आप इस पे काम करें। बट इन द मिड 1900s क्या हुआ? इन सिंपल वर्ड्स, ह्यूज पब्लिक इवेंट्स हुए। व्हाट हैपेंड? सोशो पॉलिटिकल मूवमेंट्स चली, ह्यूज पॉलिटिकल इवेंट्स हुए, लाइक विमेन मार्चिंग फॉर इक्वल राइट्स। सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म में आपको पता है ना कि सफराज मूवमेंट हुई थी, जिसमें वोटिंग राइट पे बात हो रही थी कि वुमेन को इक्वल राइट टू वोट दिया जाए। मार्चेस हो रहे थे। ओके, इक्वल राइट्स। एंड कॉलोनाइज जो कंट्रीज थी ना, वो फाइट कर रही थी फ्रीडम के लिए। जिसने क्या किया? फोर्स किया रिसर्चर्स को कि वो स्टॉप करें इस तरीके से थिंक करना। दे हैड टू आस्क, आर पीपल एक्टिंग दिस वे ड्यू टू देयर डीएनए और बिकॉज हिस्ट्री फोर्स्ड देम टू डू। अब ये देखिए ना, औरतें भी उठ खड़ी हुई और स्ट्रगल्स भी होने लगे, ये जो कॉलोनाइज्ड थी कंट्रीज, तो उसकी वजह से लोगों में शऊर आया और लोग जो है वो क्वेश्चन करने लगे कि ये क्या डीएनए है जिसकी वजह से लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं, या हिस्ट्री ने फोर्स किया है इनको कि ये ऐसे बिहेव करें, या ये जो आप कहते हैं कि बिहेवियर वाज डिटरमिन्ड बाय द बायोलॉजी और शेप्ड थ्रू द सोशल और हिस्टोरिकल प्रोसेस। आप ये खुद डिसाइड करें कि बिहेवियर जो है, जो एजिटेशन हो रही है राइट टू वोट की, या ये जो स्ट्रगल्स चल रही हैं कि फ्रीडम चाहिए इन कॉलोनीज को, क्या ये, आर यू सीरियस कि ये डीएनए की वजह से हो रहा है या बायोलॉजी की वजह से हो रहा है, या बायोलॉजिकल डिटर्मिनेंट, बायोलॉजिकली डिटर्मिन्ड है ये? नो, उन्होंने कहा कि शेप्ड थ्रू द सोशल कंस्ट्रक्ट। ओके, ये एक हिस्टोरिकल प्रोसेस के थ्रू या सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया है इस चीज को, तो ऐसे लोग क्वेश्चंस करने लगे। When millions of women successfully worked फैक्ट्री जॉब्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर टू में, क्या हुआ था कि वर्ल्ड वॉर टू जब हुआ था ना, तो मिलियंस ऑफ विमेन ने क्या किया था? काम करना शुरू किया था फैक्ट्रीज में वर्ल्ड वॉर टू में। अब इसका एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको। उस टाइम ये भी हुआ था कि बहुत ज्यादा औरतों ने काम करना शुरू किया था वर्ल्ड वॉर टू में फैक्ट्रीज में, एंड इट प्रूव्ड they were not too fragile by nature for manual labor. The real world movement smashed academic theory. अब ये जैसे औरतों ने एक बड़ी तादाद में वर्ल्ड वॉर टू में फैक्ट्रीज में जब काम करना शुरू किया, तो उन्होंने चैलेंज किया, स्मेश किया ये एकेडमिक थ्योरीज है ना, कि औरतें जो हैं वो बहुत ज्यादा नाजुक, फ्रजाइल होती हैं, वीक होती हैं, लीन होती हैं। ओके, तो उस स्टीरियोटाइप को उन्होंने स्मेश किया कि नो, वुमेन जो है वो, उन्होंने वुमेन ने प्रूव किया कि दे आर नॉट टू फ्रेजाइल बाय नेचर। ओके, अब देखते हैं कि आगे क्या हुआ। ओके, दिस पीरियड मार्क्ड अ मेजर इंटेलेक्चुअल ट्रांजिशन। ये जो वक्त था ना, उस टाइम क्या आया कि एक
intellectual transition आई, in which scholars began analyzing gender not as a natural fact but as a category produced and maintained to serve specific social and political structures. ये जो टाइम था, उस टाइम क्या हुआ, ये इंटेलेक्चुअल चेंज आया, लॉजिकली लोग सोचने लगे, ये ट्रांजिशन आई। ओके, स्कॉलर्स ने शुरू किया एनालाइज करना जेंडर को नॉट एज अ नेचुरल फैक्ट, नॉट एज अ बायोलॉजिकल फैक्ट, नॉट एज अ यू नो जो डिटर्मिनिज्म थे उस टाइम के, कि भाई बायोलॉजिकल डिटर्मिनिज्म है, नॉट ऑन द बेसिस ऑफ दैट, but as a category produced and maintained to serve a specific social and political structure. But उसको उन्होंने ऐसे देखना शुरू किया, प्रोड्यूस एंड मेंटेन करना शुरू किया कि ये सर्व करें स्पेसिफिक सोशल एंड पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को. Okay, it means that this era was a massive turning point where scholars stopped looking at gender as a simple fact of nature. Instead, they began seeing it as a tool invented by societies, right? Serve specific social and political structures, produced and maintained to serve political structures. Instead, they began seeing it as a tool invented by societies to keep political power and order in a place. अब ये जो एरा था ना, उसमें मैसिव ये एक टर्निंग पॉइंट थी उन एक्सपर्ट्स के लिए कि वो उस नजरिए से देखना शुरू करें और ये बंद करें ये सोचना कि ये जो नेचर है या उनका जो बायोलॉजिकल मेकअप है उस तरीके से जो है वो काम करेंगे जेंडर. बट ये उन्होंने देखना शुरू किया कि ये जो है चीजें जो है वो इन्वेंट की गई हैं, सोसाइटीज ने इन्वेंट की हैं ताकि ये जो पॉलिटिकल पावर है ना या पॉलिटिकल ऑर्डर है वो तो क्या रहे, ये मेंटेन्ड रहे. ओके, ये कैटेगरीज प्रोड्यूस हुई हैं. ओके, कि बाइनरी कैटेगरीज जो है ये प्रोड्यूस हुई हैं या मेंटेन हुई हैं ताकि ये स्पेसिफिकली सर्व कर सकें सोशल या पॉलिटिकल एजेंडाज को. सोशल या पॉलिटिकल स्ट्रक्चर क्या रहे, ऑर्डर में रहे, इन प्लेस रहे. ओके, if I'll give you the example, then realizing that preventing women from voting was not a natural law, but a political strategy used by the male politicians to keep total control over the government. Are you getting my point? जिसका मतलब ये है, जैसे मैंने पहले बताया, कि ये जो बाइनरी बेसिस पे लोग डिसाइड करते थे ना कि विमेन का रोल ये है, विमेन ऐसे एक्ट करेगी, मैन ऐसे एक्ट करेगा, तो ये तो सिर्फ प्रोड्यूस किए गए हैं या मेंटेन किए गए हैं ताकि ये सर्व कर सकें सोशल और पॉलिटिकल एजेंडाज को. जैसे राइट टू वोट जो विमेन ने डिमांड किया, ये अगर विमेन को प्रिवेंट करते थे ना कि विमेन वोट ना दे, तो ये नेचुरल लॉ नहीं है. ओके, ये नर्चर्ड चीज थी, ये कंस्ट्रक्टेड थी. ओके, ये लोगों ने खुद कंस्ट्रक्ट किया था. क्यों? कि ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी थी जो यूज होती थी मेल पॉलिटिशियंस की के द्वारा. अब देखें, हिस्ट्री भी जो थी ना हमारी, वो मेल कंट्रोल करते थे, विमेन नहीं इतना कंट्रोल करती थी. हिस्ट्री को लिखने वाले मेल थे, पॉलिटिकल जो हमारे इंस्टीट्यूशंस थे उसमें मेल बैठे हुए थे, हर इदारे में मेल थे. तो वुमेन ने पहले जो है वो डिमांड किया कि हमें पहले तो आप राइट टू वोट दें. ओके, क्योंकि ये आपकी पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी है जो यूज करती है मेल पॉलिटिशियंस को कि ये कीप करें टोटल कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट. इट इज एज सिंपल एज दैट. अब ये मैंने आपको ये बताया ना कि अब ये समझ गए आप हिस्ट्री में कैसे, हिस्टोरिकल टाइमलाइन में कैसे पॉलिटिशियंस ने या हमारे जो डॉक्टर्स थे या हमारे दूसरे जो एजुकेटेड लोग थे या सोशो पॉलिटिकली कैसे चेंज आया, कैसे मूवमेंट्स चली, कैसे वर्ल्ड वॉर 2 में वुमेन ने पार्टिसिपेट किया.
और कैसे जो है वो जेंडर इवोल्व हुआ, और कैसे लोगों ने जो है इंटेलेक्चुअल ट्रांजिशन आने लगी, कैसे लोगों ने क्वेश्चन करना शुरू किया। ये एग्जाम्पल मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ कि डॉक्टर्स इन 1800 hundreds argued that women should not get university education because studying would take energy away from their reproductive organs. How ridiculous, you know? Well, फाउंडेशंस ऑफ कंस्ट्रक्शनिज्म। अब आ जाते हैं हम लोग फाउंडेशंस ऑफ कंस्ट्रक्शनिज्म थॉट पे। मैं इसको आपको कोशिश करूंगी जल्दी से करवाऊं, क्योंकि ये मेरा लेक्चर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा हो रहा है, क्योंकि मैं एक्सप्लेन कुछ ज्यादा ही डीपली कर रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जो करूँ एक्सप्लेन, जो मैंने खुद ने समझा है वो आपको भी समझाऊं। बट मेरी एक आपको रिक्वेस्ट है कि हम लोग इतने एफर्ट्स लगाते हैं, अपना टाइम निकाल के आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करते हैं ताकि आपको बेनिफिट हो, तो आपका ये फर्ज बनता है कि एटलीस्ट आप लाइक और सब्सक्राइब कर लिया करें, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो आप अपनी राय का इजहार जरूर किया करें। ओके, तो फाउंडेशंस फाउंडेशंस ऑफ कंस्ट्रक्शनिज्म थॉट, ये सेकंड हेडिंग है बॉडी की, बॉडी पैराग्राफ्स की, कि कैसे the early baseline building blocks of the theory that society creates gender, वो कैसे बेसलाइन बनी है, फाउंडेशन बनी है, कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, कंस्ट्रक्शन थॉट कैसे बनी है, बेसलाइन कैसे बिल्ड हुई है, ब्लॉक्स ऑफ द थ्योरी जो है ये सोसाइटी क्रिएट्स द जेंडर, ये कैसे कंस्ट्रक्ट हुआ है, ये थॉट कैसे क्रिएट हुई है। Okay. The intellectual foundations of constructionism thought developed significantly in the mid 20th century through European philosophy and sociology. It means that the baseline idea of this theory grew rapidly during the mid 90s, mostly coming out of European philosophy and books about how human societies operate, sociology. Okay, फिलोसफी जो थी यूरोपियन फिलोसफी या सोशियोलॉजी की बात करें कि कैसे ह्यूमन सोसाइटीज ऑपरेट करती हैं, तो ये मिड 90s की, या आप कहेंगे 20th सेंचुरी की बात हो रही है कि कैसे ये ग्रू हुआ है कॉन्सेप्ट, ये थ्योरी कैसे ग्रू ही रैपिडली। ओके, और ये कैसे यूरोपियन फिलोसफी से या बुक से ह्यूमन सोसाइटी को ऑपरेट करने में जो है वो मददगार बनी, या उनके व्यूज क्या थे। अब आ जाते हैं हम लोग की कंट्रीब्यूशन जो है सेकंड पैराग्राफ में बताया गया है कि की कंट्रीब्यूशन केम फ्रॉम साइमन डी वेवर, ओके, इन हर 1949 वर्क द सेकंड सेक्स। अब 1949 में ये बहुत ही ज्यादा फेमस जो है वो राइटर थी जिन्होंने ये बुक लिखा, दी सेकंड सेक्स। ये आपको जरूर डिफरेंट राइटिंग में डिफरेंट पेन से ये आपको वाजे करके लिखना है इस बुक का नाम भी, और ये राइटर जो है साइमन डी, उनके बारे में भी आपको लिखना है। शी famously stated, one is not born but rather becomes a woman. ओके, इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है कि ये जो मेजर ब्रेक थ्रू थी हैपेंड व्हेन द फ्रेंच राइटर, अब साइमन डी बेवियर जो थी वो फ्रेंच राइटर थी। ओके, अब फ्रेंच आपको पता है ना, ये यूरोप का हिस्सा है, यूरोप कॉन्टिनेंट का, फ्रांस। तो ये फ्रेंच राइटर थी साइमन डी बेवियर, wrote a famous book in 1949 में, arguing that nobody enters the world with built-in feminine soul. Are you getting the point? One is not born. It means that nobody enters the world with built-in feminine soul. ये जो आपका ये रूह होता है, सोल होता है, ये आपका जन्म से ही, आप जब पैदा होते हो, आपकी बर्थ जब होती है, वो ऐसे फेमाइन की तरह नहीं जो है वो बनाया गया। ओके, यू आर taught how to be a woman by the world around you. ये बोला गया है कि one is not born but rather becomes a woman. It means that आपकी जो सोसाइटी है उसने आपको बताया है, उसने आपको सिखाया है कि जो women है around the world
वो कैसे जो है वो ऑपरेट करेगी. वन इज नॉट born but rather becomes a woman. It means that nobody enters the world with built-in feminine soul. You are taught how to be women. आपको बताया गया है कि women हो तो आपको कैसे बिहेव करना है, क्या करना है आपको, ये आपको दुनिया सिखाती है. कंस्ट्रक्टेड चीज है ये. Simon's argument separated biological uh, femaleness from the cultural construct of femininity, emphasizing that society defines what it means to be a woman rather than a biology alone. Are you getting my point? अब ये इसका एग्जाम्पल मैं दूं ना कि जब बेबी गर्ल बोर्न होती है विद द फीमेल एनाटॉमी तो होता क्या है कि her love for makeup, high heels, and being polite are things she becomes as she grows up and copies the society. अब हमारी सोसाइटी में हमें क्या सिखाया गया है कि गर्ल है तो ये मेकअप को पसंद करेगी, ये गर्ल है तो हाई हील्स पहनेगी, ये गर्ल है तो ये पोलाइटली बोलेगी, गर्ल ये गर्ल है तो ये इस तरीके से बिहेव करेगी. ये हमें सोसाइटी बताती है कि आपको कैसे बिहेव करना है. ओके, आप कैसे कॉपी करेंगे सोसाइटी को, ये सारी हमें सोसाइटी बताती है. अब ये उनका जो आर्ग्यूमेंट था उसमें बेसिकली हर बुक drew a sharp line between having a female body means biology and acting like a lady जो means culture. कल्चर आ जाता है जिस चीज में. शी हाईलाइटेड दैट सोसाइटी इन्वेंट्स द रूल्स ऑफ वुमेनहुड. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? कि ये जो आपकी बायोलॉजी है या फीमेल बॉडी है, इन्होंने सेपरेट किया है बायोलॉजिकल फीमेलनेस को फ्रॉम द कल्चरल कंस्ट्रक्ट. ओके, कल्चरल कंस्ट्रक्ट मीन्स एक्टिंग लाइक अ लेडी ही आपको सोसाइटी बताती है, ये कल्चरल कंस्ट्रक्ट है फेमिनिटी का. वो एम्फसाइज करती है कि ये सारी चीजें सोसाइटी डिफाइन कर रही है कि व्हाट इट मींस टू बी अ वुमेन rather than a biology alone. ना सिर्फ आपके बायोलॉजिकल ऑर्गन्स बट आल्सो ये जो सोसाइटी है ये इन चीजों को इन्वेंट करती है, इन रूल्स को कि वुमेन को कैसे बिहेव करना है. वुमेनहुड के रूल्स बनाती है अपनी सोसाइटी. इट मींस हैविंग अ ब्रेस्ट इज अ बायोलॉजिकल femaleness. Shaving your legs is a cultural construct of femininity. Men can have leg hair, but society pressures women to remove it. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये सारे एग्जाम्पल्स आपको लिखने हैं जो मैं अभी आपको बताती जा रही हूँ कि अगर women है and women have a breast, so it is a biological femaleness. तो ये एक womanhood है कि भाई एक women होगी तो breast है women की. अब विमेन है अगर उसकी लेग पे हेयर हैं, बाल हैं, तो वो क्या करेगी, उनको शेव करेगी. विमेन है वो, इसलिए ये कल्चरल कंस्ट्रक्ट है फेमिनिटी का. बट अगर मैन है तो ही इज अलाउड. ओके, उसकी लेग पे, उसकी चेस्ट पे भले बाल हों. ओके, सोसाइटी उनको प्रेशर नहीं करेगी कि आप ये हटाएं. बट विमेन होगी तो उनको सोसाइटी प्रेशर करेगी. तो ये मैंने जितने भी एग्जाम्पल्स मैं आपको दे रही हूँ ये इसलिए नहीं दे रही कि आप जस्ट सुने. ये आपको एग्जाम्स में लिखने हैं क्योंकि ये मैंने इंटरनेशनल ऑथर्स के जो बुक्स हैं उसमें से मैंने अपने रजिस्टर में लिखे हुए हैं. ओके, हर चीज में ना इसमें अब एक एक एग्जाम्पल फिर भी मैंने आपके लिए हर हेडिंग में लिखा है, बट जितने एग्जाम्पल्स आप देंगे वो बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होंगे. लेटर पीटर एल बर्गर and Thomas Luhmann in their 1966 book, The Social Construction of Reality, expanded this idea by arguing that human beings collectively create social systems and institutions like eventually appear natural and objective. अब हुआ ये कि बाद में 1966 में, ये 1966 में इन्होंने बुक लिखा था. ये कौन थे? दो यूरोपियन सोशियोलॉजिस्ट थे. built upon by stating that humans invent social rules together. What? Humans जो हैं, human beings collectively create social rules. Are you getting my point? Human beings collectively create social systems, social rules.
together. However, as generations pass, people forget that humans invented them. जैसे जैसे टाइम पास होता है, टाइम गुजरता है, तो क्या होता है कि लोग भूलना ये शुरू करते हैं कि ये लोगों ने ही बनाए हैं रूल्स. ओके, एंड start treating those rules like unchangeable facts of nature. वही जो उन्होंने खुद ने बनाए होते हैं ना, रूल्स, इंस्टीट्यूशंस दैट इवेंचुअली अपीयर नेचुरल एंड ऑब्जेक्टिव मींस, जो टाइम टू टाइम उन्होंने जो पास में रूल्स बनाए होते हैं, वक्त गुजरने के साथ वो ऐसे बन जाते हैं रूल्स के जनरेशन्स जो होती हैं वो ये भूल जाती हैं कि इट इज इन्वेंटेड बाय ह्यूमन, it is invented by them, and they start treating those rules like unchangeable facts of nature, और ये समझना शुरू करते हैं कि ये तो नेचर की तरफ से है. These are unchangeable. Okay, अगर मैं आपको इसका एग्जांपल दूं तो the concept of 7 day work week with a weekend, okay, is entirely made up by humans. Yet we treat Monday morning like natural phenomena, as if the universe itself created Mondays. Right, होता ये है कि जब ये जो 7 days का कॉन्सेप्ट है ना कि काम करना है 7 days अ वीक, ओके, बट जब मंडे आता है तो हमें ऐसे लगता है कि ये जो कॉन्सेप्ट है मंडे पे काम करने का, ये जो है वो नेचुरल है, ये नेचुरल फिनोमेना है, हालांकि ये चीजें यूनिवर्स ने क्रिएट की हैं, क्रिएटेड बाय यूनिवर्स है ये. राइट, ये नेचुरल नहीं है, ये आपको अपीयर होती है नेचुरल एंड ऑब्जेक्टिव. राइट, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस ने ऐसे बनाई हैं कि ये आपको लगती हैं कि ये जो है वो अनचेंजेबल फैक्ट्स हैं. ओके, alongside these socio logical developments, clinical researchers such as Robert Stoller and John Money introduced the conceptual distinction between the biological sex, anatomy, and physiological gender identity, providing the early terminology necessary to analyze gender as an independent social category. Okay, one second. तो ये जो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं कि alongside these sociological developments, हुआ ये कि उसी टाइम, at the same time, medical doctors and physiologists जो थे started using two separate words. अब वो कौन से वर्ड्स थे? एक था सेक्स फॉर फिजिकल बॉडी पार्ट्स एंड जेंडर फॉर हाउ यू फील एंड एक्ट. This gave all future researchers the specific vocabulary needed to study gender on its own. Right? It means that वही टाइम था, ये जो रॉबर्ट स्टॉलर थे या जॉन मनी थे, इन्होंने दो कॉन्सेप्ट्स, ये डॉक्टर्स जो थे ना, ये थे बेसिकली मेडिकल डॉक्टर्स, इन्होंने दो टर्म्स जो है वो आइडेंटिफाई किए. एक सेक्स, ये वेकेबलरी में इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और दूसरा जेंडर. अब सेक्स को इन्होंने क्या कहा कि ये जो सेक्स, ये जो वर्ड है सेक्स, फिजिकल बॉडी पार्ट्स के लिए है. ओके, एंड जेंडर जो है वो आप कैसे फील करते हो और एक्ट करते हो, आपकी आइडेंटिटी, उसको बताता है. तो ये अर्ली टर्मिनोलॉजी है, नेसेसरी टू एनालाइज जेंडर एज एन इंडिपेंडेंट सोशल कैटेगरी. अब ये इनको अलग मानने लगे, सेपरेट वर्ड्स मानने लगे. राइट, तो medical charts started separating biological features like XY chromosomes, male and female organs, from social features, whether a person identifies as a man, a woman, masculine, or a feminine. Okay, ये जो मतलब उस टाइम ये जो सेक्स एंड जेंडर का कॉन्सेप्ट आया, तो इन्होंने ये बायोलॉजिकल फीचर्स जो होते हैं ना, सेक्स क्रोमोसोम्स एक्स एक्स और एक्स वाई. ओके, तो मेल के जो है वो एक्स वाई होता है, फीमेल का
एक्स एक्स होता है और बायोलॉजिकल फीचर्स में पर्सन की आइडेंटिटी आ जाती है। वुमेन के मेस्कुलाइन एंड फेमिनाइन जो है वो मेन एंड वुमेन के कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाते हैं। तो उस पे बात होने लगी, ये मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। बेबी गर्ल इज अ born with female anatomy. However, her love for makeup, high heels, and being polite are things she becomes as she grows up and copies a society. Okay, ये चीजें ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व हुई हैं। तो ये हेडिंग्स से ही आप देखें कि फाउंडेशन बोल रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन थॉट की ये फाउंडेशन थी। पहले जो थी साइमन डी वेवर ने सेकंड सेक्स पे बात की, उसके बाद पीटर एल बर्नर, ये थॉमस ल्यूकमैन ने बात की, उसके बाद ये जो डॉक्टर्स थे उन्होंने बात की। तो ये यूरोप में ही आया था, ये कॉन्सेप्ट्स आए थे। ओके, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एंड डिस्कर्सिव कंस्ट्रक्शन। ओके, अब इस पे आ जाते हैं हम लोग। इट मीन्स दैट school of thought post structuralism that focuses on how language labels and spoken ideas जो discourse होता है actively built a reality। ओके, ये जो 20 सेंचुरी थी उसमें क्या था कि ये जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट थे वो फोकस करते थे कि कैसे लैंग्वेज जो है या लेबल्स जो है या स्पोकन आइडियाज जो डिस्कोर्स है वो कैसे एक्टिवली बिल्ड करता है हमारी रियलिटी को। ओके, अब आ जाते हैं इन द 20th century post structuralist theorists shifted attention from social roles to language discourse and institutional power in shaping human identity। मीन्स बाद में जो 20th सेंचुरी के बाद में जो पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म का कॉन्सेप्ट है, थ्योरीज जो हुई शिफ्ट, उन्होंने शिफ्ट किया अपना अटेंशन social roles set to language। ये जो labels थे like near the end of 1900s new thinkers stopped looking just at simple social roles like who does the cooking. Instead they started looking at how words, institutional labels, and speech power directly shape who we are, right? अब ये उस चीज से हट के बात करने लगे। ये सोशल रोल्स तो उनको मिल गए कि सेक्स एंड नेचर या जो है वो, ये जो दो कॉन्सेप्ट थे जेंडर का कॉन्सेप्ट, अब उससे आगे ही आने लगे कि भाई ये जो पहले था ना कि विमेन है तो ये कुकिंग करेगी, राइट, इनका आगे का था, इन्होंने आगे देखना शुरू किया। ओके, कि कैसे जो है वो वर्ड्स हों, जैसे आपकी लैंग्वेज हो गई या इंस्टीट्यूशंस लेबल करते हैं या स्पीच पावर डायरेक्टली शेप करता है किसको, आइडेंटिटी को। ओके, instead of asking why do women cook, they asked how does the medical and the legal system use language to define what a normal body looks like। ओके, ये उन्होंने स्टॉप कर दिया सोचना कि भाई कुक कौन करेगा। उन्होंने ये सोचना शुरू किया, ये देखना शुरू किया, इस चीज पे काम करना शुरू किया पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में कि जो जो नॉर्मल बॉडी होती है या ये सिस्टम जो हम लोग लैंग्वेज में यूज करते हैं वो कैसे डिफाइन करता है नॉर्मल बॉडी लुक्स, लुक्स को, मतलब नॉर्मल बॉडी जो है वो कैसे लगेगी। ओके, कैसी होती है या क्या, मतलब आप कैसे उसको डिफाइन करेंगे। तो फ्रेंच फिलोसोफर माइकल फोकल्ट इन द हिस्ट्री ऑफ सेक्सुअलिटी, या बुक्स जरूर कोट करिएगा, मैं आपको फिर से बता रही हूँ और डिफरेंट पेन में के साथ लिखिएगा। इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ बायो पावर to explain how institutions such as medicine, law, and the state regulate bodies and populations. It means that French thinker Michael Foucault wrote a book in 1976, introduce किया उन्होंने biopower, a term for how modern governments, laws, and medical institutions manage, track, and control citizens' physical body।
ये कैसे एक इंसान की जो फिजिकल बॉडी होती है, ये हमारे जो लॉज हैं, ये हमारी जो गवर्नमेंट है या मेडिकल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कैसे मैनेज करेंगे, कैसे ट्रैक करेंगे और कंट्रोल करेंगे सिटीजन्स की फिजिकल बॉडी को। ओके, तो ये बायो पावर पे बात होने लगी उस टाइम। Foucault argued that biological sex is not simply an objective truth discovered by science, but is instead a discursive construct produced through a system of knowledge and power. अब इनका ये मानना था कि for example, governments tracking your body using birth certificates, right? Mandatory gender markers on passports and medical definitions of fitness or sanity. अब ये गवर्नमेंट्स जो थी इन्होंने ये क्वेश्चन करना की शुरू किया कि मेडिकल जो है या गवर्नमेंट जो है, वो कैसे ट्रैक करती है बॉडी को, बर्थ सर्टिफिकेट बनाती है, मैंडेटरी जेंडर मार्कर्स लगाती है पासपोर्ट्स पे, या मेडिकल डेफिनेशंस देती है फिटनेस की, या एक बंदा सेन भी है या होशो आवास में भी है, वो कैसे गवर्नमेंट जो है वो मेंटेन करती है, कैसे लॉज जो है वो इन चीजों पे बात करते हैं। और फोकल्ट जो है उन्होंने ये भी क्लेम किया दैट इवन बायोलॉजिकल सेक्स इज नॉट अ प्योर सिंपल फैक्ट फाउंड अंडर अ microscope. It is a concept put together by doctors, scientists, and rulers who hold the power to dictate what is considered normal. फुकल्ट का ये आर्ग्यूमेंट था, ये जो बायोलॉजिकल सेक्स है ये इतना सिंपल नहीं है, या सिंपल इज नॉट सिंपली एन ऑब्जेक्टिव, ये ऑब्जेक्टिव ट्रुथ नहीं है। ओके, डिस्कवर्ड बाय साइंस, जो साइंस ने डिस्कवर किया हो, नेचर ने डिस्कवर किया हो, या आप जो है वो सिंपल फैक्ट है जो माइक्रोस्कोप पे आप जो है वो फाइंड आउट कर देंगे, नो। ये कॉन्सेप्ट जो है अ, आपके पास आया है जो डॉक्टर्स हों, साइंटिस्ट हों, रूलर्स हों, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने ये कंस्ट्रक्ट किया है, प्रोड्यूस किया है अपनी नॉलेज से कि क्या नॉर्मल है और क्या नॉर्मल नहीं है, राइट? If I'll give an example, if a baby is born with ambiguous genitalia, okay, जिसे आप इंटरसेक्स कहते हैं, जिसमें दोनों के जो है वो सेक्सुअल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मेल के भी फीमेल के भी, जिसे आप इंटरसेक्स कहते हैं, doctors historically used surgery to force that body into a neat male or female box. The doctors used their scientific power to construct a clean binary that nature did not create perfectly. Are you getting my point? इनका जो बायो पावर पे ये एक जो है वो डिबेट थी, जिसमें ये इन्होंने कहा है कि आप ये जो एम्बिगुअस जेनिटेलिया वाले लोग होते हैं ना, जिनका ये नहीं पता चल रहा होता कि ये मेल है या फीमेल है, ये बाइनरी जेंडर से हटके जो लोग होते हैं जिसे आप इंटरसेक्स कहते हैं, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, ये जो नेचर की तरफ से एक चीज होती है, उनको बॉडी को नीट एंड क्लीन करने के लिए या उनको एक बॉक्स में डालने के लिए कि ये मेल हो या फीमेल हो, ओके, सिर्फ उसमें उनको डालने के लिए वो अपना पावर यूज करते हैं, अपने पावर को कंस्ट्रक्ट करते हैं कि ये क्लीन बाइनरी करें। ओके, ये नेचर नहीं, और उनका ये कॉन्सेप्ट है कि नेचर जो है डिड नॉट क्रिएट परफेक्टली, इसलिए वो अपना जो है वो पावर यूज करते हैं। ओके, जैसे इन्होंने बायो पावर कहा है। From this perspective, categorizing individual into strict biological binaries is not natural, but it is an administrative strategy used to regulate the society. अब इनका मानना ये है कि based on this view, forcing every single human into just two rigid boxes, जिसे आप मेल एंड फीमेल का बॉक्स कहते हैं, is not nature's law, ये नेचर ने नहीं दिए हैं। इट इज अ पेपर वर्क है, ये जो है वो डॉक्टर्स का काम है, इसमें डॉक्टर्स अपना पावर यूज करते हैं। ओके, ये पेपर वर्क स्ट्रेटेजी है जो यूज करती हैं गवर्नमेंट्स टू ऑर्गेनाइज एंड मैनेज द पॉपुलेशन इजीली।
आई गेटिंग पॉइंट। इन्होंने कहा है कि ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजी है। ओके, ये यूज की जाती है ताकि ये सोसाइटी को रेगुलेट करें। ओके, ये कोई स्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल बाइनरीज नहीं है नेचर की तरफ से, बट ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजी है। एग्जाम्पल्स अगर हम लोग देखें तो it is much easier for government to tax people, draft soldiers, okay, and run a census if everyone fits into exactly two predictable legal categories। क्यों एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रेटेजी है कि अगर आप टैक्स लगाएंगे लोगों को या ये देखेंगे सोल्जर्स, सोल्जर्स की तादाद देखेंगे, ड्राफ्ट करेंगे सोल्जर्स को, या आप सेंसस करवाते हैं पॉपुलेशन का, वो उनको प्रिडिक्ट करना आसान हो जाएगा। लीगल कैटेगरी अगर फिक्स्ड होगी मेल एंड फीमेल फाइव जो बाइनरी है, तो ये डिबेट उस बारे में थी कि कैसे कैसे हिस्ट्री ने या टाइमलाइन ने जेंडर को जो है वो कंस्ट्रक्ट किया है। ओके, अब देखें पहले जो थी वो कॉलोनियल एरा, सफराज मूवमेंट हमने पढ़ी, वर्ल्ड वॉर के बारे में पढ़ा। उसके बाद हमने कहा कि भाई लोगों ने कैसे जो है वो इंटरप्रेट किया है सेक्स एंड जेंडर को, फिर हमने डॉक्टर्स के बारे में पढ़ा, इंस्टीट्यूशंस के बारे में पढ़ा। अब इसमें जो है वो अब इंटरसेक्स की बात आ गई कि ये जो क्वेयर आप कहते हैं ना, जो हटके होते हैं, उन पे बात हो रही है कि ये जो अम्ब्रेला या जो एक चीज जो है वो आप आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं, जो जो अदर देन बाइनरी जेंडर्स, फिर उन पे बात कर रहे हैं कि ये कैसे बायो पावर अपना यूज करते हैं एक जेंडर को फिक्स करने के लिए, डॉक्टर्स इंजीनियर्स, तो ये कैसे गवर्नमेंट्स लॉज बनाती हैं अपने बेनिफिट के लिए, ताकि सेंसस जो है या टैक्स लेना जो है या सोल्जर्स को आइडेंटिफाई करना इजी हो जाए। दी टर्न टुवर्ड परफॉर्मेटिविटी। ओके, अब मैं भी थोड़ा सा थक गई हूँ तो मैं जल्दी से आपको ये कवर करवाऊंगी। इट मीन्स दैट academic shift towards viewing a gender as an active repeated performance। ओके, कैसे जो आपके इंस्टीट्यूशंस हैं या एकेडमिक शिफ्ट थी, वो ये जो व्यू था जेंडर का एज एन एक्टिव एंड रिपीटेड परफॉर्मेंस, वो कैसे आहिस्ता आहिस्ता शिफ्ट हुआ। ओके, तो आ जाते हैं हम लोग इस पे, या जल्दी से मैं आपको ये करवा देती हूँ। तो ये जो बिल्डिंग अपॉन अ पोस्ट स्ट्रक्चरलिस्ट फाउंडेशंस, अमेरिकन फिलोसोफर थी जूडिथ बटलर, बहुत ज्यादा फेमस जो है वो फेमिनिस्ट, जेंडर ट्रबल जो है इन्होंने लिखा था, डेवलप्ड दी हिस थ्योरी ऑफ जेंडर परफॉर्मेटिविटी। उन्होंने ये जेंडर परफॉर्मेटिविटी की थ्योरी दी थी, डेवलप की थी। ओके, using these French ideas about the power and language, an American professor named Judith Butler wrote a book in 1990 launching the theory of gender performativity। Okay, ये एक अमेरिकन प्रोफेसर थी। ओके, उन्होंने ये जूडिथ बटलर जो थी, उन्होंने ये लिखा था, जेंडर ट्रबल लिखा था 1990s में, और ये जेंडर परफॉर्मेटिविटी का कॉन्सेप्ट दिया था। ओके, आगे हम लोग पढ़ें तो जूडिथ जो बटलर थी आर्ग्यूड दैट द जेंडर इज नॉट एन इंटरनल एसेंस, एक इंटरनल एसेंस नहीं है या स्टेबल आइडेंटिटी नहीं है, बट रादर एन ऑनगोइंग परफॉर्मेंस है, ये चलता रहता है, परफॉर्म थ्रू रिपीटेड एक्ट्स। ये रिपीटेड एक्ट्स जो सोसाइटी में हम लोग करते हैं, स्पीचेस हो गए, ड्रेस हो गया, बिहेवियर हो गया, सोशल इंटरेक्शन हो गई, उसके अकॉर्डिंग जो है ये जो है ये ऑनगोइंग परफॉर्मेंस ये चलती रहती है। ओके, बटलर सेड दैट जेंडर इज नॉट एन इंटरनल सोल or a permanent identity sitting inside your brain, right? Instead it is a non-stop performance made up of daily habits like how you talk, what you wear, and how you sit। okay, आपकी अपीयरेंस बताएगी, आप कैसे बोलते हो, आपकी स्पीच, आप क्या पहनते हो, आप कैसे बिहेव करते हो। तो ये
इंटरनल सोल नहीं है, ये परमानेंट आइडेंटिटी नहीं है जो आपने अपने दिमाग में बिठा के रखी है, बट ये नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस है जो चलती रहेगी। ओके, जो आप करते हो ना डेली लाइफ में, डेली हैबिट्स जो है वो, उनको जो है वो परफॉर्मेटिविटी का कॉन्सेप्ट बेसिकली ये है कि आप जो डेली आपकी जो हैबिट्स होती हैं, कैसे आप बात करते हो, क्या आप पहनते हो और कैसे आप बैठते हो, ये सारी चीजें जो है वो आपके जेंडर को कंस्ट्रक्ट करती हैं। अ मैन सिटिंग विथ हिज लेग्स वाइड ओपन, ओके, एंड wearing a sharp suit and is speaking in a deep tone is not acting out his male DNA. He is putting on a daily learned performance of masculinity. अब देखें, जब ये वुमेन मार्च हो गया होता है, तो ये जो बैनर्स उठा के आती है ना कुछ औरतें, तो लो बैठ गई सही से, तो ये नारे लगे हैं, तो ये क्या है, मतलब ये बोल रहे हैं कि ये मेन को कैसे बैठना है। अगर वो टांगे खोल के बैठा है या गलत तरीके से बैठा है, या अगर उन्होंने जो है वो एक किस्म का शार्प सूट पहना हुआ है और वो बड़े लाउड वॉइस में बात करता है, तो ये डीएनए नहीं है, ये आपकी डेली जो लर्न्ड परफॉर्मेंस है ना उसकी बेसिस पे वो कर रहा है ये सारी चीजें। According to Butler, the appearance of natural gender binary is sustained only through continuous repetition of these socially learned behaviors. तो जो बटलर है वो बिलीव करती है कि जो मेल एंड फीमेल बाइनरी नॉट ओनली लुक लाइक नेचुरल फैक्ट because billions of people wake up every day and repeat their learned scripts. If we all stopped repeating the script, the illusion of natural binary would collapse. ओके, तो ये तो आपके सारे जो हैं वो हो रहे होते हैं, आपकी परफॉर्मेंस जो डेली आप कर रहे होते हैं ना, ये आपकी एक लर्नड स्क्रिप्ट है, ये बोल रही है कि ये मिलियंस ऑफ पीपल ये रोज जो आप देख रहे होते हो, ये वैसे ही कैसे उठना है, वेकअप कैसे होना है, कौन सी चीज रिपीट करनी है, स्क्रिप्ट है ये। अगर इसको हम लोग रिपीट करना छोड़ देना, तो ये आपकी ये जो इल्यूजन है कि ये नेचुरल बाइनरी जो ये चीज है, ये आपकी सारी कोलैप्स हो जाए। ओके, ये जो आप कहते हैं कि बाइनरी सस्टेन्ड ओनली थ्रू द कंटिन्यूअस रिपीटेशन मीन्स, ये एक जो है वो स्क्रिप्ट है जो आपकी अपनी लिखी हुई है, आप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करते हैं। ओके, तो ये एक परफॉर्मेटिविटी है, सोशली लर्न्ड बिहेवियर को जनरेट करती है। ओके, अब दस जेंडर इज नॉट something one is, but something one repeatedly does, shaped entirely through cultural norms and expectations. आप देख रहे हैं कैसे कंस्ट्रक्शन हुई है जेंडर की, तो इन्होंने कहा, इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि therefore जेंडर इज एन एक्टिव वर्ब है, नॉट अ परमानेंट नाउन। ये परफॉर्मेटिविटी है, ये चलता रहेगा, इट इज नॉट समथिंग यू ऑटोमेटिकली आर। ये वो चीज नहीं है जो ऑटोमेटिकली आप हो, बट इट इज समथिंग यू एक्टिवली डू based on what your culture expect of you. Okay, what your culture expects of you, आपकी कल्चर आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, कल्चरल नॉर्म्स क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपसे। ओके, रिपीटेडली आप क्या करते हो। ओके, ये उस पे बेस करता है, जेंडर इज नॉट समथिंग वन इज, कि आप जो है वो मेल हो या फीमेल हो, बट जेंडर क्या है कि आप रिपीटेडली क्या करते हो, रिपीटेडली व्हाट यू डज रिपीटेडली इंटायरली शेप्ड होता है कल्चरल नॉर्म्स एंड एक्सपेक्टेशंस से। अब ये मैंने आपको अभी सेटिंग का एग्जांपल दिया। ओके, थोड़ा सा जल्दी कर लेते हैं बिकॉज आई एम ऑल्सो ओके। अब एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बिकॉज इट टुक अ लॉट ऑफ एफर्ट्स टू मेक अ lecture for you people. Okay, okay, so next heading है decolonial critique and gender and global south perspective. Okay, it means that जो critics लिखते हैं, critiques written by authors from Africa and South America
who want to remove Western colonial biases from the history of gender. Okay, जो ऑथर्स थे वो फिर अफ्रीका से हो या अमेरिका से हो, वो ये चाहते थे कि ये रिमूव करें वेस्टर्न या कॉलोनियल जो ये बियासेस है ना उनको, जो हिस्ट्री ऑफ जेंडर है उससे। ओके, अब scholars from the global south have further historicized the constructionism by analyzing how western gender frameworks were exported globally through colonialism, right? ये जो स्कॉलर्स थे ना ग्लोबल साउथ के, नॉन वेस्टर्न, अब वेस्टर्न में कौन आ जाते हैं, अमेरिकन आ जाते हैं, यूरो अमेरिकन आ जाते हैं। ओके, नॉन वेस्टर्न, वेस्टर्न राइटर्स के बारे में बोला जा रहा है। ओके, जैसे मैंने आपको बताया कि ये साउथ साउथ पर्सपेक्टिव की बात हो रही है। ओके, ग्लोबल साउथ की कि कैसे उन्होंने हिस्टोरिसाइज किया है कंस्ट्रक्शनिज्म को, तो नॉन वेस्टर्न राइटर्स एडेड अ मैसिव चैप्टर टू दिस हिस्ट्री, राइट? दे प्रूव्ड दैट यूरो अमेरिकन या यूरोपियन हो या अमेरिकन हो, styles of gender were forced into foreign countries during the era of empires and colonization। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना जेंडर का, ओके, ये फोर्स हुआ था फॉरेन कंट्रीज में, जब ये इरा था एम्पायर्स का या कॉलोनाइजेशन से, जो कंट्रीज थी वो कॉलोनाइज्ड थी, तो उस टाइम ये जो है ना वेस्टर्न जेंडर फ्रेमवर्क वर एक्सपोर्टेड ग्लोबली थ्रू कॉलोनियलिज्म। ओके, आगे हम लोग देखें कि नाइजेरियन सोशोलॉजिस्ट ओविरो ओविरोन की जो थे, इन हर बुक द इन्वेंशन ऑफ विमेन इन 1997 में लिखते हैं, आर्ग्यू करते हैं दैट प्री कॉलोनियल ओवा यूरोबा सोसाइटी जो थी did not organize social life through gender categories. Instead, social relations were structured according to relative seniority। सीनियोरिटी की बेसिस पे इनकी जो थी वो सोशल कंस्ट्रक्शन होती थी, रादर देन सेक्स और बायोलॉजिकल डिफरेंसेस। अब ये जो है, ये एक स्पेनिश जो थे या फ्रेंच एम्पायर जो था उसकी बात हो रही है कि फ्रेंच एम्पायर्स हो गए, स्पेनिश हो गए, ब्रिटिश did not just steal gold and land, they also brought their strict European rules about how men women must live and legally enforce them overseas। It means ये जो हमारे हम लोग कॉलोनी रहे हैं, जैसे पाकिस्तान कॉलोनी रहा है इंडिया का, आई मीन उसका, ब्रिटिश का, जब हम लोग अनडिवाइडेड थे सब कॉन्टिनेंट में तो ब्रिटिश रूल करते थे हम पे, स्पेनिश हो गए, फ्रेंच हो गए, तो इन्होंने उस टाइम ना सिर्फ हमारे गोल्ड और लैंड को जो है वो चुराया, बट ये अपने स्ट्रिक्ट यूरोपियन रूल्स भी लाए कि मेन एंड वुमेन को कैसे रहना है, लीगली इन्होंने इन्फोर्स किया है अपने रूल्स को और लॉस को। अब ये नाइजेरियन सोशोलॉजिस्ट थे, प्रोफेसर थे, उन्होंने ये अपने बुक में लिखा था 1997 में, उन्होंने ये प्रूव किया था, प्रोवाइड किया था दैट बिफोर द ब्रिटिश एम्पायर इन्वेडेड द ओवा, जो यूरोबा पीपल थे ना, did not group or judge human beings based on their anatomical gender या biological differences या sex की बेसिस पे वो नहीं करते थे, मतलब उसको बेस नहीं बनाते थे, बट के पास जो सिस्टम था वो रिलेटिव सीनियोरिटी का सिस्टम था। ओके, शी डेमोन्स्ट्रेट दैट द कैटेगरी ऑफ women is a fixed social identity was introduced through British colonial administration, which imposed Western gender hierarchies into African societies। अब होता ये था कि ये जो
मेल एंड फीमेल की बॉडीज होती हैं, राइट। देयर सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज्ड अराउंड एज, who was older and younger. It means पहले तो इनमें ये होता था कि सीनियोरिटी की बेसिस पे इनको जो है वो उनकी जो है वो डिसाइड की जाती थी, ऑर्गेनाइज किया जाता था। और उसके बाद इन्होंने ये कहा कि भाई ये देखें, जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है ना विमेन की डेफिनेशन, जैसे डिफाइंड एज अ वीक लोअर क्लास सिटीजन हु कैन नॉट own लैंड और होल्ड सर्टेन पार्ट्स, was a British concept fought over the colonial rulers। अब ये एक ब्रिटिश कॉन्सेप्ट है। ये इन्होंने बताया ना कि she demonstrated that the category of the women as a fixed social identity was introduced by British। ये इन्होंने ब्रिटिश कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन ने इंट्रोड्यूस करवाया है कि जो विमेन है जो है वो वीक होगी, वो लोअर क्लास सिटीजन होगी, दे कैन नॉट ऑन लैंड, ये लैंड नहीं रख सकती और सर्टेन पार्ट्स नहीं रख सकती। ओके okay। अब जैसे ऊपर हमने एक एग्जाम्पल लिया था ना कि इन प्री कॉलोनियल जो यूरोबो लैंग्वेज वर्ड्स फॉर फैमिली मेंबर्स डिड नॉट चेंज बेस्ड ऑन जेंडर। उनके जो वर्ड्स होते थे या उनका जो बिहेवियर होता था या उनका जो सिस्टम होता था फैमिली मेंबर्स का, वो इस पे बेस नहीं करता था। देयर वाजंट अ सेपरेट वर्ड फॉर ब्रदर एंड सिस्टर इंस्टीड। ओके, द वर्ड्स मीन ओल्डर सिबलिंग, okay, and younger sibling, right? Age mattered, anatomy did not। Okay, इनके पास seniority मैटर करती थी, एज मैटर करती थी। ओके, ये ब्रदर सिस्टर भी इवन नहीं बोलते थे, ये बोलते थे सिबलिंग्स। ओके, राइट। ओल्डर सिबलिंग, younger sibling, right? Yeah, British colonizers refused to negotiate with the female leaders in Nigeria because in Britain, women were not allowed to handle politics. By doing this, the British actively invented and forced a lower status upon African females। अब ये जब ब्रिटिशर्स ने अपनी कॉलोनीज बनाई जैसे नाइजीरिया, उसमें उन्होंने इनकार कर दिया कि भाई हम लोग विमेन लीडर से बात नहीं करेंगे, क्योंकि इनमें ये रूल होता था कि ये पॉलिटिक्स में वुमेन अलाउ नहीं करते थे। ओके, तो ये ही इनके लॉज थे जो इन्होंने कंस्ट्रक्ट किए थे वुमेन के स्टेटस को लोअर करने के लिए अफ्रीकन फीमेल्स की। ओके, सिमिलरली अर्जेंटीना फिलोसोफर Maria Lugones developed the concept of modern colonial gender system, explaining how European colonial powers imposed rigid gender binaries into colonized populations. According to Lugones, colonialism not only controlled land, labor, but also reshaped social identities. Okay, by replacing indigenous systems with hierarchical gender classification। अब हुआ ये, जो नेक्स्ट जो फिलोसोफर थी ना जो अर्जेंटीना से थी, थिंकर थी, मेरिया लगनीस कि उन्होंने ये जो है वो क्रिएट की थ्योरी जिसे हम कहते हैं मॉडर्न कॉलोनियल जेंडर सिस्टम। उसमें उन्होंने ये एक्सप्लेन किया कि हाउ यूरोपियन एम्पायर्स यूज्ड स्ट्रिक्ट मेल फीमेल बाइनरीज इज अ टूल ऑफ डोमिनेशन ओवर नेटिव पीपल। इन्होंने इसको टूल बना के रखा, कॉलोनियलिज्म को जो है वो उसके जरिए इन्होंने कंट्रोल किया ना सिर्फ लैंड को, लेबर को, बट इन्होंने रीशेप किया है सोशल आइडेंटिटीज को स्ट्रिक्ट लॉज देके। ओके, और रिप्लेस किया है इंडिजिनस जो नेटिव इनका सिस्टम था उसको उन्होंने, जो एक हायरार्की ऑफ जेंडर से चलता आ रहा था, उनकी एक प्रॉपर क्लासिफिकेशन थी, उनको उनको उन्होंने कंट्रोल किया है, रीशेप किया है, राइट। और अगर हम लोग इस पे बात करें तो बहुत सारे जो है वो नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स रिकॉग्नाइज्ड टू स्प्लिट इंडिविजुअल्स पीपल हु blended male and female traits and held sacred roles। Okay, यूरोपियन colonizers viewed this as a sin। अब ये जो लोग होते थे ना, नेटिव लोग होते थे, नेटिव अमेरिकन में आप ये जो देखेंगे तो उसमें क्या होता था, इन्होंने कहा सिर्फ दो स्प्रिट हैं, दो इंडिविजुअल्स होते हैं। ब्लेंड अगर हो तो
जो है वो दोनों का ही उनको सेक्रेट रूल्स जो है वो अगर दे रहे हैं, तो यूरोपियन जो कॉलोनाइजर्स थे इसको सिन मानते थे। और इस चीज को उन्होंने बैन भी किया था, उनको फोर्स किया था इनटू स्ट्रिक्ट यूरोपियन मेल एंड फीमेल बाइनरी। मींस अगर कोई दूसरा एस्पेक्ट है, ओके, या ये जो ट्राइब्स में ये ब्लेंड होता है ना, मेल एंड फीमेल का, फीमेल ट्रेड्स का, वो उन पे इन्होंने बात की है। इन्होंने बैन किया है इन चीजों को, और ये जो है वो एक अपना ही स्ट्रिक्ट किस्म के रूल्स और लॉज लेके आए थे। अब ये देखे ना, ये मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किया है कि मेल ट्रेड्स हेल्ड सेक्रेड रोल्स। ओके, यूरोपियन कॉलोनाइजर्स व्यू करते थे इनको दिस इज अ सिन। ओके, मेनी नेटिव अमेरिकन जो थे ट्राइब्स रिकॉग्नाइज करते थे सिर्फ टू स्पिरिट्स को, इंडिविजुअल्स, people who blended male and female traits and held sacred roles। तो यूरोपियन कॉलोनाइजर्स जो थे ना, वो इसको एक सिन मानते थे। ओके, ये जो ब्लेंड बैन किया था इन्होंने इसको, ओके, इनको सिन माना था, ये गुनाह है। और फोर्स देम इनटू स्ट्रिक्ट यूरोपियन मेल एंड फीमेल। ये बोलते थे सिर्फ दो ही होते हैं, ये ब्लेंड कुछ नहीं होता। जिसको आप इंटरसेक्सुअल इंटरसेक्स कहते हैं या क्वेयर कहते हैं ना, वो उनको नहीं मानते थे। ओके, अब आ जाते हैं कंक्लूजन पे। बहुत बड़ा लेक्चर हो गया, एंड wrap up करेंगे इंटायर डिबेट को। Historicizing constructionism reveals that understanding of the gender have developed through the distinct intellectual and historical phases across the world. International scholars have collectively contributed to this trajectory. Okay, European thinkers such as Simon de Beauvoir held the foundation for social constructionism. ओके, अब ये बात हो रही है, ब्रेप अप हो रहे हैं कि जैसे साइमन डी बी और ने कैसे जो है वो फाउंडेशन डाली थी सोशल कंस्ट्रक्शनलिज्म की। सोशियोलॉजिस्ट थे जैसे बर्ग बर्गर एंड ल्यूक में एक्सपेंड किया उन्होंने इंस्टीट्यूशनल थ्योरी को। ओके, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म पे हमने बात की, माइकल फिकल्ट की बात की कि एनालाइज द रोल ऑफ द पावर एंड डिस्कोर्स। एंड ग्लोबल साउथ थ्योरिस्ट की बात की, लाइक ओवर यॉन के जो थे, और मेरिया जो थी, एक्सपोज्ड द कॉलोनियल रूट्स ऑफ जेंडर कैटेगरीज। राइट, तो हम लोग इसको जो है वो सम अप करेंगे लुकिंग एट द टाइम लाइन। Okay, what we had identified that our ideas about the gender did not appear out of thin air, right? They grew step by step through the clear historical moments and academic breakthrough phases across the globe, right? ये जो है वो इंटेलेक्चुअल और हिस्टोरिकल फेजेस से इवॉल्व हुए हैं। स्कॉलर्स ने कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट किया है, डिफरेंस थिंकर हैं ये जिन पे हमने बात की, इन्होंने इस पे काम किया है। ओके, थिंकर्स फ्रॉम एवरीवेयर बिल्ड दिस कॉन्सेप्ट टुगेदर। साइमन ने जो है वो स्टार्ट किया था इसको। ओके, बर्गर एंड जो लक बैन थे, शोड हाउ इंस्टीट्यूशन सॉलिडिफाई करते हैं इसको। फैकल्ट जो थे उन्होंने ट्रैक्ड किया कि हाउ गवर्नमेंट्स यूज द लैंग्वेज टू कंट्रोल इट। एंड ग्लोबल साउथ की बात करें तो स्कॉलर्स एक्सपोज्ड हाउ एम्पायर्स स्प्रेड इट वर्ल्ड वाइड। ओके, एग्जाम्पल देखें तो इट इज लाइक अ ग्लोबल रिले रेस। ओके, France started the race, Germany and America ran the middle laps, and Nigeria and Argentina are running the current lap to expand the finish line। ओके, तो ये सारी चीजें जो है वो एक टाइमलाइन से आई हैं। राइट, अगर हम लोग आगे देखें तो दिस हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन डेमोन्स्ट्रेट दैट जेंडर इज नॉट अ फिक्स्ड बायोलॉजिकल रियलिटी but a historically produced, culturally variable, and politically contested concept that continues to evolve within academic and global debate. Right? It means that the this I mean this history proves that gender is not a permanent law. What I just said, gender is not a
fixed biological reality. It means it is not a permanent law. Okay, it is an idea made by history. It is an idea produced by history. Culturally variable means culture to culture ये change होता है, means it depend on what country you are in. Okay, and politically contested, and it depends heavily or used in political fights, and people are still actively arguing about it today. Are you like, are you getting my point कि कैसे ये कंस्ट्रक्ट हुआ है? एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो the ongoing modern global debates about the trans rights, non-binary pronouns, and parental leave prove that human ideas about the gender are still changing right now in 21st century. तो ये सारी चीजें जो हैं, जैसे ये डिबेट चल रही है ट्रांसजेंडर्स पे या इंटरसेक्स पे या LGBTQ पे, तो ये नॉन बाइनरी जो प्रोनाउंस जो इंट्रोड्यूस हो रहे हैं या जो ये जो पेरेंटल लीव ली जाती है, तो ये सारे आइडियाज, ह्यूमन आइडियाज क्या जेंडर को ये बता, हमें ये बता रहे हैं कि जेंडर स्टिल चेंज हो रहा है। ओके, 21st सेंचुरी में भी। तो ये था आज का क्लास, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो, एफर्ट्स अच्छे लगे लगे हों, तो ये आपको मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आपको लेक्चर कैसा लगा अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। मैं अगर चाहूँ तो मैं बुलेट्स में भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ कंटेंट, बट आपको हर जगह पे बुलेट्स में कंटेंट मिल जाएगा। मेरी स्ट्रेटजी ये है कि ना सिर्फ आपको जो है वो अ, समझाऊँ, पर आपको मटेरियल भी दूँ रीडिंग के लिए, जिसको पढ़ के आप जो है वो समझ सकेंगे एग्जाम में क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है। ओके, तो ये था आज का क्लास। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, प्लीज़ मुझे अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें, अपना फोकस बनाए रखें। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला करेगा, अगर आपके नसीब में होगा तो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि वक्त से पहले नहीं, नसीब से ज़्यादा नहीं। अगर जो आपकी कामयाबी का वक्त लिखा होगा उस टाइम वो आपको कामयाबी ज़रूर मिलेगी, वक्त से पहले नहीं। ओके, और नसीब से ज़्यादा नहीं। अगर आपके नसीब में नहीं है तो वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी, भले आप कितने भी एफर्ट्स लगाएँ। तो ये दोनों चीज़ें जो होती हैं वो मैटर कर रही होती हैं। कभी-कभार आप सोचते हैं कि ये तो इट इज़ अ पीस ऑफ केक, इट इज़ अ केक वॉक, बट वो जो टाइम आता है, कभी-कभार ऐसे हालात बन जाते हैं कि हम लोग जो है वो सेंसेस में नहीं होते। हम लोग उस कंडीशन में नहीं होते कि हम लोग जो है वो उस चीज़ को उस तरीके से कर पाएँ। आप आहिस्ता, आहिस्ता, आहिस्ता चेंज हो रहे होते हो। थिंकिंग चेंज हो रही होती है। आपने देखा होगा कि आपको अपने डिसीजंस जो आपने पास्ट में लिए होते हैं, वो भी आपको कभी-कभार गलत लग रहे होते हैं। तो हम लोग इंसान हैं, हम लोग लर्न करेंगे, हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे, हम लोग उसकी बेसिस पे डिसीजंस लेंगे जितना जल्दी हो सके अपना क्योंकि शुरू-शुरू में इंसान जो है ना हाईली मोटिवेटेड होता है कि हम लोगों को जो है ना करना है। बट जब फेल्योर्स मिलते हैं फिर इंसान जो है वो आहिस्ता, 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 आहिस्ता पीछे हटने लगता है, क्योंकि हमें कभी-कभार स्ट्रैटेजी नहीं पता होती, कभी-कभार हमें कोई समझाने वाला नहीं होता, कभी-कभार हम लोग जो है वो अपना फ़ोकस जो है वो गलत लगा जगह पे कर लेते हैं और उसकी वजह से खुद को नुकसान देते हैं। तो अपना फ़ोकस जो है, अपनी एनर्जी जो है वो सही जगह पे लगाएँ। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर्स।